आपने वीआईपी में किन किन जगह पर ड्यूटी की है? और वीवीआईपी वीवीआईपी जैसे प्रेसिडेंट मैम हैं और हमारे पीएम हैं मोदी सर। हमको वेपन लेके उधर खड़ा रहना रहता है। उसके बाद कोई मूवमेंट ना हो, कोई कुछ इम्प्लांट कर दिया हो रोड वगैरह पे। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी है? अभी सर जैसे इंक्रीमेंट वगैरह लग गए हैं तो अभी जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारे साथ हैं एसएससी सीपीओ 2023 के ऑल इंडिया रैंक 31 जिनका नाम है आशीष। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आशीष आपका यहाँ पे। थैंक यू सर। चलिए, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं सर आपसे मिलकर। पहली बार आपसे ऐसे लाइव मुलाकात हो रही है। तो आशीष ये बताइए कि आपका रैंक 31 है तो आपने पोस्ट कौन सा लिया है? पोस्ट सर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर। यस सर। तो चलो, अब तो दरोगा साहब हो गए हुए हैं। जी सर। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा आशीष हम जानते हैं आपके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में कि आपने तैयारी कब से शुरू की थी, जी सर। और क्या इसके पहले आपने कोई दूसरा जॉब भी लिया था या सबसे पहला जॉब ही आपका दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का होगा? जी सर। ग्रेजुएशन जैसे सर मैंने कंप्लीट की, उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँ या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब। तो फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए घर की, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब करना प्रीफर किया। तो पहले ये टारगेट था कि कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। बेसिक जो मैथ होता है वो प्रिपेयर किया, बेसिक अपनी इंग्लिश, जीके और रीजनिंग टाइप। तो उस टाइम पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम था नियर बाय मेरा, तो उसको टारगेट करते हुए मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो उसमें मेरा सिलेक्शन एज ए कांस्टेबल हो गया सर। अच्छा, ये कब की बात है? ये सर 2021 में फॉर्म निकले थे और ज्वाइन कब किया था आपने? 2022 में सर, मार्च तो में। 2022 में आप ऑलरेडी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लग गए थे। जी सर। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी है? अभी सर जैसे इंक्रीमेंट वगैरह लग गए हैं तो अभी 45,000 है। 45,000 है। कई सारे बच्चों का ये सवाल भी रहता है कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है जब हम दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि पोस्टिंग दिल्ली में है। तो जी सर। तो 2022 से लेकर के और अभी 2024 चल रहा है। पेपर जी तो सर। खैर 2023 के एंड में हो गया था आपका। जी सर। तो उस टाइम पर आपने जॉब के साथ साथ तैयारी की थी या फिर आपने एक्सटेंशन लिया हुआ था? सर जैसे ये था 2022 में मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी, तो उसमें रहता है कि 9+1 ट्रेनिंग रहता है, 9 बेसिक 1 कमांडो कोर्स। तो वो हमारा ड्यू टू ये 26 जनवरी और मतलब कि रेजिंग डे है दिल्ली पुलिस का, तो वो हमारा टाइम पीरियड थोड़ा एक्सटेंड हो गया था, तो हमको 11.5 मंथ्स में पासिंग आउट मिली थी उधर से। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। तो उसके बाद फिर मेरे को पोस्टिंग मिली 7th बटालियन मालवीय नगर नियर हौज खास। अच्छा। तो उसके बाद पोस्टिंग में स्टार्टिंग में मैंने अपना किया अपना 2-3 महीने पोस्टिंग, फिर लगा कि ये जॉब थोड़ा उतना थोड़ा मज़ेदार नहीं है। हाँ, मतलब कि थोड़ा पोस्ट अच्छा होता तो बेस्ट जॉब है। तो चलो, तो मतलब आपने जो पोस्टिंग थी आपकी वो दिल्ली में ही मालवीय नगर में थी, जी और सर। वहाँ पर आपने अपना बटालियन का जैसे नाम बताया। जी सर। तो बेसिकली एक मेरा छोटा सा सवाल है। देखिए, सीपीयू पर तो हम चलेंगे ही चलेंगे, जी सर। लेकिन एक बहुत अच्छा मौका उन बच्चों के लिए भी है जो ये जानना चाहते हैं कि कांस्टेबल का जो वर्क प्रोफाइल होता है वो क्या होता है। अक्सर में क्या होता है, जैसे मानिए अभी आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर लगे हैं, तो आपका असली एक्सपीरियंस आज से 1 साल के बाद आएगा। जी सर। इसीलिए कांस्टेबल जो कि आप काम कर चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट पार्ट हो जाएगा उन बच्चों के लिए जो कांस्टेबल की तैयारी करने की सोच रहे हैं, ताकि उनको वास्तविक जानकारी मिल पाएगी कि जैसे सैलरी कितनी है, काम क्या होता है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का थोड़ा वर्क प्रोफाइल आप बताएंगे बच्चों को? जी सर। जैसे मेरी सर पहली पोस्टिंग बटालियन में रही है, तो बटालियन क्या होता है, जैसे मुझे नहीं पता। बटालियन होती है रिजर्व पुलिस फोर्स। मतलब ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। हाँ, जो क्योंकि आसान भाषा में बच्चों को ऐसे ही बता सकते हैं। हाँ। तो वो जो नॉर्मल जो पुलिसिंग रहती है, जो थानों की रहती है, उससे एक अलग रहती है रिजर्व, जो जैसे दंगे वगैरह हो गए या फिर फेस्टिवल्स की अरेंजमेंट्स हो गई, या फिर रिपब्लिक डे की हो गई, इंडिपेंडेंस डे की जो अरेंजमेंट्स हो गई, वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट्स हो गई। तो मतलब सिस्टम में भी ऐसा बना रखा है कि जो थाने में काम करेंगे वो लोग अलग होंगे। जी सर। उनकी फिक्स ड्यूटी होगी, फिक्स टाइमिंग होगी। जी सर। और जो बाकी लोग हो गए यहाँ पे, उनका मतलब एक ग्रुप बना करके रख दिया कि इमरजेंसी सिचुएशन में हम कहीं पर भी उन्हें यूज़ कर सकते हैं, दंगों में, 3-4 सर जैसे डिवीज़न बना रखे हैं, जैसे ट्रैफिक है। अच्छा। ट्रैफिक अलग है, क्राइम ब्रांच है वो अलग है, स्पेशल सेल
नाम से, और जो डिस्ट्रिक्ट है थानों के लिए डिस्ट्रिक्ट, और जो अरेंजमेंट्स वगैरह के लिए इनके लिए बटालियन रहती है रिजर्व पुलिस फोर्स। अच्छा, जी सर। तो आपकी यहाँ पर ड्यूटी कभी लगी ऐसा, जैसे आप बता रहे हैं कि वीआईपी लोगों के एक तरीके से जी सर। अरेंजमेंट में, तो आपने वीआईपी में किन किन जगहों पर ड्यूटी की है और किसके लिए? हमारी सर मेनली ड्यूटी रहती थी वीवीआईपी वीवीआईपी, जैसे प्रेसिडेंट मैम हैं और हमारे पीएम हैं मोदी सर, तो उन वे अगर जाते हैं एयरपोर्ट्स पर तो उनकी बीच में ड्यूरिंग द पाथ सिक्योरिटी रहती है, तो हमको वेपन लेके उधर खड़ा रहना रहता है, और जो ट्रैफिक है वो क्लियर हो जाता है, उसके बाद कोई मूवमेंट ना हो, कोई सिविलियन ना घूमे, वो देखना रहता है। एक तो थोड़ा इस सा ये आपके सिक्योरिटी से ही क्वेश्चन मैं पूछूंगा। अक्सर हम लोगों की भी बड़ी इच्छा होती है कि ये जानने की कि जो पीएम का काफिला निकलता है जी सर। उसमें लगभग कितनी गाड़ियाँ होती हैं और कैसे कैसे रहता है, वो क्या रहता है वो सर लोग कहते हैं जैमर भी लगा के वो चलते हैं, क्या ऐसा है क्या, मतलब क्या रहता है? जैमर वगैरह सर आगे रहती हैं गाड़ियाँ, उसमें वो भी रहते हैं, कमांडो एनएसजी वाले रहते हैं, और फिर पीछे गाड़ियाँ रहती हैं, और ड्यूरिंग मूवमेंट हमको देखने की वो नहीं होती, परमिशन नहीं होती कि हम मूवमेंट को देख पाएँ, हमको क्योंकि सिक्योरिटी करनी है। अच्छा, आपको लोगों पे फोकस करना है लोगों को देखना है, और उनमें कितनी गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस है नहीं है, क्या है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं उस रहता पे है? नहीं देखना, अपोजिट साइड फेस करके कोई अगर कोई सस्पेक्टेड कोई मूवमेंट कर रहा है या फिर कोई कुछ इम्प्लांट कर दिया हो रोड वगैरह पे, तो वो चेक करना है सर। बहुत बढ़िया जी सर। तो वहाँ से फिर उसके बाद में सीपीओ का सफ़र, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का, ये जी सर। कैसे सोचा आपने? जॉब अच्छी चल रही थी, पेमेंट अच्छी मिल रही थी और सिक्योरिटी भी थी जॉब में, तो फिर वहाँ से आपने कैसे सोचा? बटालियन में सर जैसे सभी रैंक के रहते हैं, कांस्टेबल भी रहते हैं, हेड कांस्टेबल भी, एएसआई, तो उनसे काफ़ी मोटिवेशन मिला कि रैंक का तो एक डिफरेंस है ही, जो डिपार्टमेंट है उसमें रैंक का तो डिफरेंस रहता है ही, तो उससे एक मोटिवेशन, एक प्लस जो मेरा फ्रेंड सर्कल है उनका भी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हो रखा था, तो एक अंदर से ही था कि कुछ करना है, अगर मतलब है तो। थोड़ा ऐसा फील होता था यार क्या ही कर रहे हैं, मतलब थोड़ा और ऊपर चलते हैं ना, जी सर। अगर कुछ है ऊपर की कैपेबिलिटी पोस्टों में है चले। तो थोड़ा उसको और एक्सटेंड करते हैं सर। तो फिर वहाँ से आपने सीपीओ की तैयारी शुरू की। जी तो सर। सीपीओ की तैयारी शुरू करने के लिए कैसे आपने प्रिपरेशन किया? क्योंकि जो कांस्टेबल लेवल का पेपर है और सीपीओ जो है वो काफ़ी ऊपर में है वहाँ पर, तो जी सर। चाहे जो लेवल की हम बात करें या पोर्शंस की बात करें, सिलेबस की बात करें, तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो वहाँ पर आपने तैयारी कब से शुरू की और कैसे शुरू की? सर जैसे मेरे को पोस्टिंग मिली उसके 1-2 महीने बाद मेरे को ये हो गया कि नहीं, मेरे को थोड़ा हायर पोस्ट के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो मेरे जो साथ के फ्रेंड्स वगैरह थे वो इधर रहते थे इंदिरा विहार में, तो उन्होंने बोला कि अभी आप घर से अप डाउन कर रहे हो तो टाइम वेस्ट हो रहा है, पूरा दिन ड्यूटी दे रहे हो, तो आप एक काम करो हमारे पास आ जाओ और इधर आप अच्छे से पढ़ पाओगे, और प्रॉब्लम आएगी तो डाउट वगैरह होंगे तो हम उसको टैकल कर लेंगे। तो एक इन्वायरमेंट मेरे को चाहिए था कि प्रिपरेशन करनी है, तो इन्वायरमेंट के लिए फिर मैं मूव इधर शिफ्ट हो गया था घर से इंदिरा विहार मुखर्जी नगर। तो ड्यूटी कैसे होती थी? ड्यूटी डे टाइम में रहती थी सर। डे टाइम में? जी सर। तो फिर वहाँ से ट्रैवल करके आप यहाँ पर आ जाते थे ठीक। और उसके बाद में अपनी तैयारी आप यहीं नाइट में मुखर्जी सर नगर से मैंने करते? लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर ली थी, अच्छा। तो नाइट में मैं अपना लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था। तो रात में आप अपनी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं और जी बाकी सर। दिन में अपना ड्यूटी कर रहे हैं। जी सर। यार मोटिवेशन कैसे मिलता था इतने घंटे ड्यूटी करने के बाद में और फिर से पढ़ाई करना? वो तो सर एक मन में एक बार ठान ली तो फिर करना रहता है। ठान ली तो ठान ली, जी करना सर। है तो करना है। जी सर। कितने घंटे उन्होंने एवरेज डेली पढ़ाई करते थे? डेली सर 6 से 7 घंटे रहता 6 था। से 7 घंटे? जी सर। अच्छा, और पढ़ाई करने के लिए फिर कैसे शुरुआत की आपने? किस सब्जेक्ट से, कैसे क्या क्या किया आपने? पढ़ाई के लिए सर जैसे सबसे वही था मेन मैथ, मैथ स्टार्ट करना था, तो मैथ के लिए मैंने बेसिक्स तो मेरे क्लियर थे, जैसे कांस्टेबल की मैंने तैयारी कर रखी थी, पर सीपीओ के कंपटीशन के लिए थोड़ा और लेवल ज़रूरी था, तो उस लेवल को अचीव करने के लिए मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया कैसे क्या करूं, तो उन्होंने आपका सजेशन दिया कि आदित्य सर हैं, मैंने आपकी 1-2 डेमो क्लासेस देखी, तो उसमें मेरे को लगा हाँ सर अच्छा करा रहे हैं, तो मैंने आपकी जो बुक्स वगैरह है वो ब्रह्मास्त्र वो ले आया था, और जो नोट्स थे जो प्रिपेयर ऑलरेडी जो कर रखे थे, तो मैंने उनसे क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दिए कि सर ने जो क्वेश्चंस करा रखे हैं उनमें अगर क्वेश्चंस में जैसे प्रॉब्लम आ रही थी तो
वो मैं अपने साथ वालों से पूछ लेता था, या फिर कोई टॉपिक बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कब तक उनको बार बार परेशान कर सकते हैं। तो अगर टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा, जैसे SI है, CI है कि सर ने ये किस वे में कैसे क्या ट्रिक लगाई है, तो उसके लिए मैंने आपकी यूट्यूब चैनल है उनसे जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो मैंने कर लिए सर। वहाँ से कवर कर लिए। जी तो सर। टॉपिक्स के जो वीडियोस हो गए, जी सर। जो टॉपिक्स हो गए मतलब उसको आपने वीडियोस के माध्यम से जी कवर अप जी कर सर। लिया, ठीक है। और बाद में जो है आपने सारे के सारे अपने नोट्स, जो मेरी जी नोट्स होती है उससे आपने जी प्रैक्टिस कर सर। ली, ठीक है। ये बताइए, जो आपने चूँकि पढ़ा है तो जी सर। उसके बारे में आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? जो तरीका, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि क्या मैं बिगिनर हूँ तो मेरे लिए सर का जो क्लासेस है वो सही है, या मैं एक तरीके से मॉडरेट हूँ तो क्या मेरे लिए सही है? किस तरह के बच्चों के लिए जो है आप बताना चाहेंगे, रेकमेंड करना चाहेंगे आप? सर के जो बिगनर हैं उनके लिए भी बेस्ट अप्रोच रहती है सर की, क्योंकि इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल, कि बेसिक टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं सर, कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो ऐसे ऐसे, फिर धीरे धीरे लेवल जो क्वेश्चंस का है वो इंक्रीज़ होता रहता है क्लास में। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो लेवल्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते धीरे हैं, धीरे जैसे बढ़ रहा हमारी है। जो शीट्स भी होती हैं जी जनरली, सर। वो सारे के सारे टाइप्स को भी कवर करती हैं और जी लेवल सर। को भी कवर करती हैं। मैं पहले दिन ही बोलता हूँ कि पेशेंस रखो, पहली क्लास है, जी। ठीक है। आखिरी क्लास में कहाँ ले जा करके छोड़ूंगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। और आज के टाइम में तो जो सर का जो अप्रोच है वो तो फॉलो करनी ही पड़ेगी, हम्म, क्योंकि कंपटीशन जिस लेवल का इंक्रीज़ है तो उस लेवल से हमें माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में लगता है कि थोड़ा टफ हो रहा है, पर नहीं, वो मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले दूसरे दिन में हम जज नहीं कर सकते हैं। जी सर। गणित एक ऐसा विषय है जहाँ पर वो मतलब धीरे मेहंदी की तरह है, जी सर। जितना देर छोड़ोगे उतना गहरा रंग होता है। तो यहाँ पर जितना आप अभ्यास करते हैं, जितना आप पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आपको मोहब्बत गणित से उतनी ज़्यादा होती चली जाती है। और अप्रोच जो होता है वो सबसे बड़ा बेहतरीन, मतलब मैं हमेशा स्मार्ट अप्रोच का जिक्र करता हूँ, वो इसीलिए क्योंकि देखो स्मार्ट अप्रोच लाने की ज़रूरत ऐसे पड़ी जब हमारा कंपटीशन एक धीरे धीरे डे बाई डे हाई हो रहा है, क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहे हैं। तो अगर हमारे सोचने के तरीके नहीं बदलें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस भीड़ में सिलेक्शन भी नहीं होने वाला जी है। सर। जैसे आपने कहा कि सर मेरा पहले बेसिक मैथ्स तो कंप्लीट था, लेकिन सीपीओ के लिए मुझे सोचना पड़ा वहाँ पर कि मुझे अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, तो वहाँ से मुझे फॉलो करने की आवश्यकता पड़ी। सेम आप लोगों को भी मैं बोलूँगा कि जब आप तैयारी करते हैं तो कभी इस अप्रोच के साथ में मत करिए कि ये सवाल तो मेरे से बन जाएगा। हमेशा इस अप्रोच के साथ में करिए कि ये सवाल मेरे से कम समय में क्यों नहीं बना। नहीं बना तो शायद वहाँ खतरे की निशान है। क्योंकि जैसे जैसे आप मॉक लगाओगे तो उसमें फील होगा, लॉन्ग मेथड यूज़ करोगे तो टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाओगे मॉक को। तो शॉर्ट ट्रिक्स तो शॉर्ट ट्रिक से स्मार्ट अप्रोच आपको आने बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। जी सर। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र में बेसिकली आपने क्या पढ़ा, कैसे शुरू किया आपने उसको, उसका पढ़ने का तरीका क्या है? जैसे सर आपके नोट्स वगैरह मैंने पढ़ लिए, क्वेश्चंस लगा लिए, जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहा है तो अब दोबारा से तो नोट्स नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक फार्मूला बुक आती है सर की, ब्रह्मास्त्र, तो मैंने वो लगाई, वो मैं अपना परचेज़ कर ली। उससे मैंने जल्दी अपना रिवाइज़ किया, 2-3 बार मैं उससे गो थ्रू हो गया। जैसे सर आपकी मेंसुरेशंस की जो ट्रिक्स हैं, जो कौन रहता है उसमें स्पेयर फिगर के अंदर में फिगर वाले, फिगर के अंदर फिगर सर, तो उनके डायरेक्ट रिजल्ट आपने वो मेंशन दे कर रखा है। हाँ सर। तो जैसे अगर हम कोन के अंदर में स्फीयर की बात करें तो सीधा रेडियस निकालने का फॉर्मूला RH/R+L ऐसे करके। जी सर। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे वहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स बना रखे हैं वहाँ पे। जी सर। वो फिर डायरेक्ट जो फॉर्मूला है ना वो डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाता है। एडवांस मैथ के लिए तो वो वही रहता है, क्वेश्चन देखा, सर के अगर फॉर्मूले याद हैं, फिक्स फॉर्मूले, डायरेक्ट अप्लाई किया, जल्दी से रिजल्ट आ गया। अगर आप उसको लॉन्ग मेथड खींचोगे तो वही है, फिर टाइमली दिक्कत लगेगा। जी सर। और बात सिर्फ फॉर्मूले की नहीं होती यार, मुझे ऐसा लगता है ना कि पूरे साल हम तैयारी करते हैं, पूरे साल हम कई सारे नोट्स बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है, एक मॉक टेस्ट आपने दिया, वहाँ कोई क्वेश्चन अच्छा लगा, आपने बुक मार्क कर लिया, कोई किताब पढ़ी, वहाँ कुछ अच्छा लगा, बुक मार्क कर लिया, तो वो असेंबलेंस एक स्टूडेंट के पास में नहीं हो पाता है। और कुछ स्टूडेंट अगर उसे असेंबल करते हैं तो वो समय बहुत ज़्यादा उनका लग जाता है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना एक ऐसी मास्टरपीस बनाई जाए जहाँ पर वो सारा कुछ एक ही जगह पर उन्हें मिल जाए। और अब तो फार्मूला बुक की जो सेकंड एडिशन आई है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, मतलब उसमें हमने अरिथमेटिक पे भी ज़बरदस्त काम कर रखा है। जी सर। ठीक है, मुझे लगता है कि आपने फर्स्ट एडिशन पढ़ी है शायद। जी सर। अभी सेकंड एडिशन आप लोग जब पढ़ेंगे तो वो आपको नेक्स्ट लेवल की फीलिंग देगा। मतलब
ठीक है, तो बहुत शानदार। तो मैथ्स आपका ऐसे कवर अप हो गया। जी सर। मैथ्स के लिए, कैलकुलेशन के लिए आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? कैलकुलेशन के लिए सर, जैसे आपकी एक तो जो ये शॉर्ट्स वीडियो रहती है यूट्यूब की, एक तो वो फॉलो कर ली, और फिर प्रैक्टिस डेली डेली कैलकुलेशन अब कहाँ से लाए, तो उसके लिए एक आता है मैट्रिक्स करके, एक ऐप रहता है, एप्लीकेशन है, मैथ्स ट्रिक है वो। प्ले कई स्टोर। सारे लोग मैट्रिक्स सर्च कर रहे होते हैं, MATRIX नहीं नहीं सर, है, MATHSTRICK, ये है प्ले स्टोर पे। तो उसके उसमें कैलकुलेशंस मिल जाती हैं, क्योंकि दिमाग से कितना ही 2 डिजिट सोच सकते हैं हम, तो उसमें जल्दी जल्दी अपना कभी भी फ्री हो, इधर उधर चाय पी रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, अब फ्री टाइम है, अभी माइंड शांत है, तो अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो वो अपना 1-2 मिनट अपना वो टाइम कैलकुलेशन दे कर। सकते हैं और उस पर जी। कर सकते हैं। जी बहुत सर। सारे बच्चों को ये बात नहीं पता। मैथ्स ट्रिक एप्लीकेशन खुद मैंने भी काफ़ी फॉलो किया है, और वाकई में देखो बहुत ज़्यादा तो बेनिफिट नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि एक बेस बना देता है, थोड़ा जी सर। इंटरेस्ट जगा देता है कैलकुलेशन में। फिर उसके बाद तो खुद से भी कर लो, कोई एक वो सर दिक्कत वो नहीं है। गेम की तरह लगता है कि थोड़ा कि लेवल इंक्रीज हो रहा है, लेवल इंक्रीज हो रहा है जी थोड़ा सर। सा। चलिए, तो उसके बाद में मैथ्स की तो तैयारी आपकी यहाँ से हो गई। जी सर। उसके बाद में इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे की? क्योंकि सीपीओ में इंग्लिश का बहुत बड़ा महत्व है। जी सर। अगर हम बात करें तो मेंस में 200 नंबर का पेपर होता है। जी सर। ठीक है, तो उसमें आपका स्कोर क्या रहा? मेंस में क्या स्कोर था आपका? मेंस में 181 था सर। 181 स्कोर जी था। सर। और प्री में? प्री में था 48.75। क्या बात है, बहुत शानदार स्कोर है प्री में। तो इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे की? मतलब तीनों पार्ट्स, आपका ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश के लिए सर जैसे मिरर ऑफ कॉमन एरर रहती है एक बुक, तो मैं उससे एक बार गो थ्रू हो गया। और वकैब ग्रामर की प्रैक्टिस काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं, जी सर। कहाँ से करें? तो मिरर ऑफ कॉमन है, अजय कुमार सिन्हा की आती है जी ना? सर। हाँ, वो भी काफ़ी शानदार किताब है। और वकैब पोर्शन के लिए एक ब्लैक बुक आती है मार्केट में, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर जो भी वकैब एसएससी ने पूछी है, टीसीएस ने, तो उसमें सब रहता है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने वो कर ली। तो वहाँ से पढ़ लिया आपने? जी सर। और कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग रहता था मेरा, क्योंकि डे की स्टार्टिंग ही न्यूज़पेपर से रहती थी, तो उसमें फर्स्ट पेज जैसे मैं डेली पढ़ता था कि टॉप ऑफ दी मतलब डे की न्यूज़ क्या है, तो फर्स्ट पेज रीडिंग और एडिटोरियल का जो सबसे छोटा जो एडिटोरियल रहता था वो पढ़ता था, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेरे को ये लगता था कि अगर पढ़ता रह जाऊँगा तो फिर और सब्जेक्ट्स के लिए टाइम नहीं बचेगा। एडिटोरियल में आप कौन से न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ते थे? मैं द हिंदू को फॉलो करता था द सर। हिंदू को? जी सर। अच्छा, तो खुद से पढ़ लेते थे सर? जी सर। मतलब बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है, लेकर के बैठे तो हैं पढ़ने लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग तो में उसका रहता सॉल्यूशन था वहाँ सर, पर क्या होता था? स्टार्टिंग में जैसे सर रहता था 1-2 हफ्ता कि समझ नहीं आ रहा, पर वो अगर आपकी बेसिक जो वकैब है ना वो अगर तैयार है तो आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा, क्योंकि रीडिंग तो सब कर लेते हैं पर अंडरस्टैंडिंग तभी आती है, क्योंकि हमको वकैब नहीं पता होता कि वकैब के कारण ही फिर वो न्यूज़पेपर की मतलब कनेक्ट नहीं कर कैसे पाते करें? हाँ। सेंटेंस को या क्या बोल रहा है। और उनके शब्द भी इतने हाई हाई है, एसएससी वाले पहले मर जाएंगे अगर तो इस वोकैबुलरी नहीं पढ़ी तो। एक प्लस पॉइंट ये भी रहा, मैंने एक अपना एक छोटी पर्सनल डायरी बना रखी थी। अच्छा। तो उसमें मेरे को जो भी नया वर्ड लगता था तो मैं उसमें नोट डाउन करता रहता था। ओके। जैसे मॉक्स में कोई भी अगर नया वर्ड आ रहा है जो मैंने नहीं सुना या कभी नहीं पढ़ा, न्यूज़पेपर में आ रहा है जैसे कोई भी वर्ड, तो मैं उसको नोट डाउन कर लेता था। ओके, और फिर उसको रिवाइज कर रहे हो पूरा का उसको पूरा? सर फिर एग्ज़ाम से पहले रिवाइज। ये बताओ, रीजनिंग की तैयारी कैसे की आपने? रीजनिंग सर मॉक्स से रहा है मेनली तो। अच्छा। क्योंकि जैसे जैसे हम मॉक्स लगा रहे हैं, 1-2 सर चैप्टर्स थे वो यूट्यूब से कवर कर लिए थे, जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गया और जो स्टेटमेंट वाले हो गए, आ ही गए थे, मतलब कि प्रैक्टिस के माध्यम से नॉर्मल रहते हैं और मॉक टेस्ट के माध्यम जो से। 7 के थे, जैसे ABC कोडिंग डिकोडिंग है, तो स्टार्टिंग में कैसे ABCD याद करें, तो उन्होंने 7 वालों ने बता दी ये सिंपल ट्रिक है। जैसे आप A को देखोगे, D को देखोगे, तो उनसे आपको फिगर बनती दिखेगी कि ये P है, जैसे P16 है तो उससे T20 है, तो वो उन्होंने एक बार बैठ के समझा दिया 5 मिनट, तो वो मेरे को फिर अच्छा लगा, मैं उसी को फिर प्रैक्टिस करी तो वो याद हो गया। फिर मेरे को मतलब कि ऐसे लग रहा था कि ये वर्ड मतलब कि ABCD नहीं है, ये नंबर है, तो उससे फिर काफ़ी इजी रहता था सर।
तो वहाँ से आपकी काफ़ी सारी प्रिपरेशन हो गई। जी सर। जीएस जो कि सबसे बड़ा किंग मेकर माना जाता है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि बाकी सब्जेक्ट को चाहे जितना भी पढ़ लो, अगर उसमें स्कोर बढ़िया नहीं है तो सिलेक्शन असंभव सा लगता है। जी सर। तो उसको आपने कैसे प्रिपेयर किया वहाँ पे, जीएस की तैयारी कैसे की आपने? जीएस के लिए सर मनोहर पांडे सर की आती है एक बुक। इंग्लिश में आती है, हिंदी में आती है? दोनों में आती है सर, दोनों लैंग्वेज में आती है। 3 उसके लेवल आते हैं। एक मतलब कि नोट्स लेवल की आती है 35 रुपीज़ की, एक 100 के अराउंड आती है, और एक 150 to 100 के अराउंड आती है। तो उसमें मतलब आपने कौन से वाली खरीदी थी? मैंने मिड वाली खरीदी थी सर। कितने वाली? 100 वाली। 100 रुपये में भाई साहब ने जीएस जो है पूरा का पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, तो पूरी किताब सिर्फ जीएस में वही फॉलो किया? हाँ, उसको मैंने रीड कर लिया था। हाँ। तो उससे मतलब कि हिस्ट्री साइंस बैकग्राउंड था, तो मेरे को साइंस में इतना प्रॉब्लम लगा नहीं, तो मेनली हिस्ट्री पॉलिटी रहता था वो कर तो लिया। हिस्ट्री पॉलिटी खुद से पढ़ ली, समझ में आ जाता था सारा? हाँ, हिस्ट्री पॉलिटी है। खतरनाक आदमी हो यार। यहाँ पे बच्चे जो है अकबर से बाबर में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगती है कहानी बनाए तो कैसे बनाए। मतलब इजी वे में मेंशन कर रखा है। अच्छा, तो मतलब ये किताब की खासियत मानेंगे? जी सर। ठीक है, और पढ़ने वाले की भी। तो उसको पढ़ करके पूरा का पूरा आपने अपना जीएस कंप्लीट कर लिया? जी सर, उसको मैंने कंप्लीट किया। और जीएस के लिए इकोनॉमिक्स मेन पोर्शन था, क्योंकि ना मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एक क्लास देखी थी, आफरीन मैडम करके थी, तो उनका बैच देखा था मैंने। अच्छा जी सर। चलो, तो वहाँ से आपने पूरा अपना जीएस कवर अप कर लिया। जी सर। करंट अफेयर के लिए क्या किया आपने? करंट अफेयर के लिए सर जैसे जैसे मतलब कि ट्रेंड चेंज हो रहा था, कभी करंट अफेयर ज़्यादा पूछ रहे थे, कभी कम पूछ रहे थे, तो उसमें तो मैं कंफ्यूज रखा था, करूँ कितना लेवल करूँ। तो फिर अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम्स थे उनमें कम पूछ रहे थे, तो साथ वाले भी बोला अभी इतना लेवल करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक मंथली आती है सर वीडियो कि टॉप 100। किसकी वीडियो ये जीके ट्रिक्स, क्रेजी जीके ट्रिक्स की। तो उसमें उन्होंने मंथली कंपाइलेशन रहता है वीडियो में 35-40 मिनट्स तो मतलब आपने डेली पढ़ने से बेहतर आपने मंथली पढ़ना बेहतर समझा, और वहीं से आपने जो है मंथली करंट अफेयर वो भी मतलब एग्ज़ाम अगर नियर बाय है तो तब वो 2-3 बार रिवाइज। कितने महीने के पढ़े थे आपने लगभग? मैंने सर लास्ट 6 मंथ्स के। लास्ट 6 मंथ का पढ़ा था आपने? जी सर। और वहाँ से फिर आपका कवर अप हो गया? जी सर। चलिए, बहुत शानदार। तो वहाँ से आपने अपने जीएस की प्रिपरेशन पूरी की पूरी कर ली। जी सर। कुछ जनरल टिप्स आप बच्चों को देना चाहेंगे अपने पूरे तैयारी में कि क्या उन्हें फॉलो करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा, पहले अपना मतलब कि जो बेसिक्स है, मतलब कि जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक वास्ट सिलेबस है एसएससी का। तो जल्दी जल्दी से अपना सिलेबस कोचिंग्स वगैरह से, इंग्लिश हो या फिर मैथ हो, तो उससे आपका एक बार अगर बेस तैयार हो गया तो उसके बाद फिर आप मॉक्स में जाओ। डायरेक्ट मॉक में जाने से मतलब नुकसान है, आपको लो कॉन्फिडेंस आएगा, आपसे ये रहेगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा। एक बार सिलेबस होने के बाद फिर अपना लेवल देखो कि मैं मॉक में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, फिर अपनी कमियाँ ढूंढो कि क्या क्या कमी आ रही है, तो उन कमियों पे फिर फोकस करो। कि जैसे जो भी मैथ में जो क्वेश्चन अटक रहे हैं, क्योंकि एक लेंथी सिलेबस है मैथ का, हम भूल जाते हैं, एक बार कर लिया फिर रिवाइज तो हो नहीं पाता है, क्योंकि क्लासेस वगैरह देख के जल्दी जल्दी नोट्स बना लो अपना, और फिर उसको मल्टीपल टाइम बार बार रिवाइज करके, और जो टॉपिक में जैसे मॉक दे रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि SICI मेरे को हर बार रॉन्ग हो रहा है, या फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा उसमें, एक मेरे को डर सा लग रहा है, तो उस टॉपिक को बार बार करूँ, उसी टॉपिक को बार बार पढ़ते चलो, और उसके बाद में मॉक टेस्ट में उस तरीके से परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी। और जितने फिर वही है, मॉक वगैरह जितने ज़्यादा लगाओगे उतना आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन वो मॉक तब ज़्यादा लगाएंगे ना जब सिलेबस कंप्लीट। हाँ, सिलेबस कंप्लीट। आधी अधूरी के साथ में लड़ाई करने का मतलब खुद को घायल करना। पहले मैंने बोला बेसिक, मतलब जल्दी जल्दी से अपना सिलेबस खत्म करो। ये नहीं है कि सिलेबस भी कर रहे हैं साथ साथ, मतलब मॉक में भी उलझे पड़े हैं, सिलेबस भी स्लो। सिलेबस को जितना जल्दी हो सके, दिन की 3 क्लासेज लगा ली, 4 क्लासेज लगा ली, एक अपना नोट्स कंप्लीट कर लो, एक सेटअप सा कि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उसको मैं डायरेक्ट अपने नोट्स से देख लूँ। चलिए, बहुत शानदार। तो बहुत अच्छी लगी आपकी पूरी बातें, और मुझे लगता है कि बच्चों ने काफ़ी कुछ इस इंटरव्यू से सीखा होगा। उनको बहुत ही अच्छे तरीके से ये बात पता होगी यहाँ पर कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या फॉलो नहीं करना है।
ठीक है। बाकी मुझे लगता है यहाँ पर कि आप लोगों के सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं और आपके बाकी सवालों के जवाब भी बाकी इंटरव्यू में छुपे मिलेंगे। ठीक है, एक इंटरव्यू में अगर सारी बातें कह दी तो फिर दूसरे का मज़ा क्या है। ठीक है, तो बाकी इतनी और भी कोई बात अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे जो सर है वो जाननी है तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा, उसका रिप्लाई भी आपको जो है सर दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा होगी अभी आगे का आपने क्या सोचा, अब आगे जॉब आप ज्वाइन करेंगे और कंटिन्यू करेंगे? अभी तो सर जैसे ट्रेनिंग हेक्टिक शेड्यूल तो रहता ही है। हाँ। तो उसके बाद अगर मेरी जॉब में अगर टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, जैसे मैं कांस्टेबल में कर पाया था, तो आगे मैं यूपीएससी का प्लान। क्या बात है, बहुत शानदार। मतलब सपने थोड़े इंसान को बड़े और लंबे रखने चाहिए ताकि जो है उसको अचीव करने का मज़ा भी हो और उसको अचीव करने के लिए जो है हौसले भी बुलंद होते रहें। तो बहुत अच्छा लगा यार, ठीक है, कि आपने कांस्टेबल से सीधा सीधा जो है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हासिल की और मेरी और मेरे पूरे परिवार की शुभकामनाएं हैं कि आप आगे यूपीएससी भी चल के क्रैक करें और आगे बढ़े, ताकि हम लोग भी कह पाए कि चलो यहाँ पर जो है वो आज इस पद पे हैं। ठीक है, और वो यहीं से होकर गुजरे हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे माँ बाप को भी, आपके टीचर्स को भी। ठीक है, जब आपको उस मुकाम पर देखते हैं तो बहुत ही खुशी मिलती है। ठीक है, तो हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं और बढ़िया से पढ़ाई करें। और बाकी बहुत अच्छा लगा, आपने बच्चों को बहुत सही गाइडेंस के माध्यम से उन्हें बताया और सारी बातें जो आपने फॉलो की है वो उन्हें शेयर किया है। ठीक है, हमारी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ठीक है, बाकी बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो में कमेंट तो छोड़ना ही छोड़ना है कि इंटरव्यू कैसा लगा। ठीक है भाई, चलो, थैंक यू।